चारों तरफ घना अंधेरा और जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी वहां से एक लड़का जो अपनी बाइक पर सवार था गुजर रहा था। अचानक ही उस जंगल के बीचों बीच उसकी बाइक खराब हो जाती है। शेट यार, इस बाइक को भी अभी खराब होना था। इतनी रात हो रही है और यहाँ दूर दूर तक मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। मैं यहाँ मदद मांगू तो मांगू किससे? वो लड़का ये बात बोल ही रहा था कि तभी उसे किसी की पायल की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसके कानों में इस तरह गूंज रही थी जैसे मानो वो पायल सिर्फ और सिर्फ उसे ही बुला रही हो। वो लड़का भी अपनी बाइक वहीं छोड़ता है और उस पायल का पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाता है, जहां वो एक लड़की को बैठा देखता है। उस लड़की को इस तरह सुनसान जंगल में अकेले देख वो लड़का उससे कहता है, अब एक्सक्यूज मी, आप इतनी रात गई इस घने जंगल में क्या कर रही है? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह अकेले इस जंगल में ठहरना खतरे से खाली नहीं? उस लड़के की बात सुनकर वो लड़की अब जोर जोर से हंसने लगती है। उस लड़के को समझ नहीं आता कि वो इस तरह हंस क्यों रही है। वो उसे सवाल करता। तभी वो लड़की पीछे मुड़ती है। उस लड़की के चेहरे पर काफी सारे निशान थे और उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ा था। उसकी आंखें काली थी। उसका ऐसा भयानक रूप देखकर उस लड़के की आवाज हलक में अटक जाती है और वो वहां से उल्टे पैर भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो लड़की इतनी तेज चिल्लाती है कि उस लड़के के कान से खून बहने लगता है, मानो उसके कानों के पर्दे फट गए हो। वो लड़का अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पिशाचिनी हवा में उड़ते हुए उसके सामने आ जाती है और हंसते हुए उससे कहती है कि कहाँ जाएगा, किस तक भागेगा? लोग मेरे पास आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन वो जिंदा कभी नहीं वापस जाते। वो लड़का कुछ बोल पाता उससे पहले ही पिशाचिनी उस लड़के के ऊपर चढ़ जाती है और अपने गहरे नुकीले दांतों को बाहर निकालकर उसके गर्दन पर चुभा कर उसका खून चूस लेती है। इस तरह वो लड़का अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था और वो वही ढेर हो जाता है। तभी वह पिशाचिनी उसका पैर पकड़कर खींचते हुए उसे हाईवे पर फेंक देती है। ये कहानी है सीलमपुर गांव की, जहां रात के समय कोई भी बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि रात के समय उनके गांव में एक ऐसी चीज भटकती है जिसकी कल्पना शायद किसी गांव वालों ने नहीं करी थी। पर क्या किसी की बुरी नजर लगी थी या किसी और का ही साया था, ये तो हमें इस कहानी में ही पता चलेगा। सीलमपुर गांव में विवेक नाम का एक लड़का अपनी माँ सुनीता और भाई विक्रम के साथ रहा करता था। ऐसे ही एक दिन, माँ आज मैं शहर जा रहा हूँ और मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए तुम मेरे लिए रुकना मत और खाकर सो जाना। ये बात तो ठीक है विवेक, लेकिन अगर तुझे लगा कि तुझे आने में रात हो जाएगी तो एक काम करना, शहर में कहीं रुक जाना, क्योंकि रात के समय हमारा गांव सुरक्षित नहीं है, ये तुम अच्छे से जानते हो। क्या माँ, कैसी बात कर रही हो आप? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना बोलकर विवेक शहर के लिए रवाना हो जाता है और शहर में अपना काम खत्म कर घर आने लगता है और उसको घर आते आते शाम हो जाती है। लेकिन अब भी उसका गांव 10 किलोमीटर दूर था। विवेक जंगल के रास्ते को देख खुद से कहता है, अगर मैं हाईवे से जाऊंगा तो मुझे 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्यों ना मैं ये शॉर्टकट अपना लूं। इस जंगल के रास्ते में अपनी गांव भी जल्दी पहुंच जाऊंगा और माँ गुस्सा भी नहीं करेगी। जंगल के रास्ते वो घर जल्दी पहुंच जाएगा। ये सोचकर वो जंगल का रास्ता अपना लेता है। वो थोड़ी ही दूर चलता है कि तभी उसको किसी के रोने की आवाज आती है। इतने घने जंगल में कौन रो रहा है और आखिर वो यहाँ कर क्या रहा है? विवेक उस रोती हुई आवाज का पीछा करता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे लड़की बैठी हुई नजर आती है, जो अपने घुटने पर अपनी सर को टेक कर रो रही थी। उस लड़की को देख विवेक अपने बैग से
पानी निकालता है और उसे देते हुए कहता है, सुनिए, आप इस तरह रो क्यों रही है? और आप अकेले इस जंगल में क्या कर रही है? अरे, इस जंगल में किसी जानवर ने आपका शिकार कर लिया तो? विवेक की बात सुनकर वो लड़की अपना चेहरा ऊपर उठाती है। उस लड़की की आंखें पूरी तरह लाल थी, पर विवेक उसकी लाल आंखों को इग्नोर करते हुए उसको पानी देता है। देखो, रोते रोते पूरी आंख लाल कर ली है तुमने, ये लो पानी पियो। मैं पानी नहीं पीती, मुझे पानी नहीं चाहिए। यार, ये सही है, अपना गुस्सा तुम खाने पीने पर निकाल रही हो। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। विवेक की बात सुनकर उस लड़की के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उसके साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद विवेक और वो लड़की दोनों ही विवेक के घर चले जाते हैं, जहां सुनीता उस लड़की को देख विवेक से कहती है, विवेक, ये कौन है? माँ, ये कौन है? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये एक लड़की है, तुम्हें पता है? ये मुझे जंगल में रोती हुई मिली थी। जंगल में? तू जंगल के रास्ते से आया था? अरे, तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है क्या? एक तो तुझे इस लड़की का नाम नहीं पता, ऊपर से तू इसे जंगल से लेकर आया है। अरे नालायक, तुझे मालूम नहीं उस जंगल में एक पिशाच चनी रहती है जो लोगों का खून चूस कर उसको मार डालती है। कहीं ये लड़की वही पिशाचिनी तो नहीं है? लड़की, सच बता, तू पिशाचनी तो नहीं है ना? अगर तू पिशाच नहीं है तो मेरे घर से चली जा, क्योंकि मैं तुझे मेरे घर को कुछ नहीं करने दूंगी। आंटी जी, आप ये कैसी बातें कर रही है? वो तो मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था, इसलिए मैं उस जंगल में रो रही थी। लेकिन भला हो विवेक जी का जो इन्होंने मेरी मदद करी। आंटी जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पिशाच नहीं हूं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इतना बोलकर पिशाचिनी पीछे हटी है और अपनी आंखों को काली कर अपने दांत बाहर निकालने लगती है। पर तभी विवेक बीच में बोल पड़ता है, माँ, ये आप कैसी बातें कर रही है? देखो, रात ज्यादा हो रही है, अगर आपको इसे घर से बाहर ही करना है तो सुबह कर देना। एक जवान लड़की को इस तरह घर से बाहर निकालना सही नहीं है। पिशाचिनी अपने रूप को नॉर्मल करते हुए दोबारा सुनीता की तरफ मुड़ जाती है। उसकी आंखों में मासूमियत देखकर अब सुनीता को भी लगने लगता है कि वह कोई पिशाचिनी नहीं बल्कि एक आम इंसान है, और वो उसे अपने घर में पनाह देने के लिए तैयार हो जाती है। सभी लोग खाना खाकर सोने के लिए जाते हैं, लेकिन इस दौरान वो पिशाचिनी खाना नहीं खाती। देर रात सभी सो रहे थे, वह पिशाचिनी उठती है और हवा में उड़ने लगती है। उसके काले खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। वो पिशाचिनी उड़ती हुई सिर्फ और सिर्फ विवेक के इर्दगिर्द घूम रही थी। कुछ देर बाद पिशाचिनी आराम से विवेक के करीब बैठी है और धीरे धीरे उसकी गर्दन के पास अपने नुकीले दांतों वाला मुंह ले जाती है। अचानक विवेक की आंख खुल जाती है और वो इस लड़की को अपने इतने करीब देखकर एकदम उठकर पीछे हो जाता है। ये आप क्या कर रही थी? आप मेरे इतने करीब? वो मुझे माफ कर देना, मैं वो दरअसल मेरे पास कोई जवाब नहीं है, पर मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। इन कुछ घंटों में आपने जिस तरह से अपने घर वालों से मेरे लिए लड़ाई करी है और जितनी मेरी केयर करी है, ये सब देखकर मुझे आपसे प्यार हो गया है। कुछ कहता तभी वो पिशाच अपनी आंखों को काली करती है। विवेक भी उसकी आंखों में खो जाता है और वो उसके सम्मोहन में आ जाता है। अब अगले दिन विवेक उस पिशाचिनी से शादी करने की बात करता है। माँ, मैं नेहा से शादी करना चाहता हूँ। मैं नेहा को प्यार करने लगा हूँ, मैं इसको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अरे मत, मारी गई है क्या? तेरी बिना सोचे समझे कोई भी फैसले लिए जा रहा है। तुझे इसका नाम भी अभी तक नहीं पता लगाना, इसके खानदान का पता ना परिवार का पता, और तू इससे शादी करने की बात कर रहा है। विवेक पिशाचिनी के कब्जे में था, इसलिए विवेक अपनी माँ के सिंदूर को उठाता है और पिशाचिनी यानी नेहा की मांग में भर देता है। ये देख सुनीता अपने सर पर हाथ रख लेती है। अब ना चाहते
हुए भी उसको उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। देखते ही देखते 3 दिन गुजर जाते हैं और इस 3 दिन के दौरान विवेक के घर वालों को पता लगता है कि नेहा पेट से है। शादी को अभी 3 दिन भी ठीक से नहीं हुए और ये इतनी जल्दी पेट से है। सुनीता अपने ही सवाल का जवाब ढूंढने लगती है। वो जानना चाहती थी कि उसके घर में जो आई है वह आखिर कौन है। बस यही जानने के लिए वह देर रात उठकर अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उसके कानों में किसी की बुदबुदाहट की आवाज सुनाई देती है। वो इस आवाज को गौर से सुन रही थी और वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि बाहर से आ रही थी। सुनीता अपने कमरे में खिड़की खोलकर बाहर देखती है, जहां उसकी बहू अपने बालों को खोलकर आसमान में उड़ रही थी और अचानक ही वो खिड़की के पास आ जाती है। सासू, आखिरकार तुमने मेरी सच्चाई देख ली, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हर उस इंसान को मौत के घाट उतार दूंगी जिसको मेरे सच के बारे में पता चलेगा। इतना बोलकर वो पिशाचिनी काले धुएं में तब्दील हो जाती है और खिड़की द्वारा अंदर आ जाती है और एक बार फिर वह अपना भयानक रूप ले लेती है, जिसके बाद वो पिशाचिनी अपने दांतों को निकालकर अपनी सास की गर्दन पर काटकर उसका सारा खून पी जाती है। लेकिन ये सब कुछ दूर खड़ा विक्रम देख लेता है। तुम मेरी भाभी नहीं बल्कि एक पिशाच नहीं हो। माँ ठीक बोलती थी कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। मेरी सच्चाई तो तू तब बताएगा ना, जब तू सच बताने के लिए जिंदा बचेगा। विक्रम जैसे ही पिशाचिनी की ये बात सुनता है, वैसे ही वह अपने कदमों को अपने भाई के कमरे की तरफ दौड़ता है और भागते हुए अपने भाई के कमरे में जाता है और अपने भाई को सब कुछ बता देता है। ये जानने के बाद विवेक को जरा सी भी हैरानी नहीं होती। मैं जानता हूँ विक्रम की नेहा कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक पिशाचिनी है। पिशाचिनी भैया, अगर आपको ये सब कुछ था तो आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? हम लोग गांव वालों के साथ मिलकर इस पिशाचने का कुछ विक्रम आगे कुछ कहता, उससे पहले उसकी नज़र विवेक की गर्दन पर जाती है, जहां उसकी गर्दन पर पहले से ही दांत के निशान होते हैं। वो दांत का निशान देख विक्रम को ये समझते देरी नहीं लगती कि उसका भाई भी कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच बन चुका है। भैया, मैं समझ गया। इतना बोलकर विक्रम वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी विवेक उसका पैर पकड़कर खींच लेता है और विक्रम वही गिर जाता है और उसके पैरों पर विवेक काट लेता है। लेकिन फिर भी विक्रम हिम्मत नहीं हारता और एक बार फिर उठकर भागने की कोशिश करता है और इस बार वो भागने में कामयाब भी हो जाता है और वह अपने सभी गांव वालों को इकट्ठा कर सभी को सब कुछ सच बता देता है। ये जानने के बाद सभी गांव वाले अपने हाथ में आग की मशाल लेकर आते हैं और विक्रम के घर को जला देते हैं। विक्रम के घर में विवेक और वो पिशाचिनी जल रहे थे, पर तभी वह पिशाचिनी अपने पेट पर एक जादू करती है। ने पेट से अपना बच्चा निकालकर बाहर की तरफ फेंक देती है और इस तरह उन दोनों का अंत वही हो जाता है। लेकिन क्या सच में ये अंत था या यहाँ से शुरुआत थी एक नई कहानी की? हमें पूरा यकीन है दोस्तों की आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए। संगीत